यस, amongst the following is the empowered to levy tax on the agriculture income? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कमिश्नर या प्रेसिडेंट? यस, भारतीय संविधान की जो 7वीं, जो हमारा 7th शेड्यूल है ना, उसके अकॉर्डिंग यस, स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट देखते हैं, ए पॉलिटिकल प्रॉब्लम विद डिस्क्रिमिनेटरी फिस्कल पॉलिसी इज द, विवेदकारी राजकोषीय नीति से संबंधित राजनीतिक समस्या है। कौन सा? कॉन्ट्रैक्शन बायस या बिग स्टेट बायस या एक्सप्लेनेटरी बायस या डाई रिएक्शन बायस? विस्तारण पूर्वाग्रह, बृहद पूर्व राज्य पूर्वाग्रह या संकुचन या समाप्ति? पूरा का पूरा प्योर हिंदी दिया हुआ है यहाँ पे, तो आप लोगों को लग सकता है कि ए पॉलिटिकल प्रॉब्लम विद द डिस्क्रिमिनेटरी फिस्कल पॉलिसी इज द, यस। इसमें क्या होता है कि जो गवर्नमेंट के जो एक्सपेंसेस होते हैं, इसमें हम वृद्धि और जो हमारा टैक्स रेवेन्यू होता है इसमें कमी, या दोनों का हम एडजस्टमेंट से क्या करते हैं, आर्थिक जो भी एक्टिविटीज होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, उसको बढ़ावा मिलने की उम्मीद होती है। तो ये हमारा सी। कुछ बच्चों ने बताया है यस, फिस्कल पॉलिसी इज द पर्पसफुल मूवमेंट इन द डिजाइन्ड डैश टू डायरेक्ट एन इकोनॉमी। राजकोषीय नीति एक अर्थव्यवस्था को निर्देश देने डैश के अभिकल्पन में उद्देश्यपूर्ण चेष्टा है। इंटरेस्ट इज लीगल स्ट्रक्चर या गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेस या गवर्नमेंट रेगुलेशंस? डैश, यस, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेस, यस। आगे देखते हैं, विच इज नॉट द मेजर्ड बाय द फिस्कल पॉलिसी। क्या राजकोषीय नीति के द्वारा नहीं मापा जाता? इसमें से कुछ ऐसा है जो फिस्कल पॉलिसी से मेजर नहीं कर सकते। टैक्सेशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट रेट या पब्लिक डेट? यस, टैक्सेशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट रेट या पब्लिक डेट? जो हमारी फिस्कल पॉलिसी होती है, इसके थ्रू हम टैक्सेशन या पब्लिक एक्सपेंडिचर या पब्लिक डेट, इनको तो मेजर कर लेते हैं, पर डेफिनेटली हम इंटरेस्ट रेट को मेजर नहीं कर पाते, क्योंकि ये मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट होता है। ए मार्केट कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल सेलर एंड ए सिंगल बायर इज कॉल्ड। एक ही विक्रेता और एक ही क्रेता में बना बाजार क्या कहलाता है? मोनोपोली या बिलेटरल मोनोपोली या डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली या नन ऑफ द दीज? मतलब एक ऐसी मार्केट होती है ना जहां पर खरीदने वाला भी एक ही और बेचने वाला भी एक ही है, तो ऐसे मार्केट को हम क्या कहते हैं? यस, द्विपक्षीय, यस, बी। आगे देखिए, यस, इसके अंदर ऐसे ही होता है कि बेचने वाला तो एक ही है, और जो बेचने वाला होगा तो उसकी कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस वसूल करे, और जो खरीदने वाला है उसकी कोशिश रहती है कम से कम प्राइस दे, तो बी था। इन टाइम्स ऑफ फॉलिंग डिमांड सेलिंग प्राइस कैन बी फिक्स्ड एट द विच पॉइंट? डिमांड जब गिर रही है, सेलिंग प्राइस हम फिक्स कर सकते हैं कौन से पॉइंट पर? उसको मैथमेटिकली हमको बताना है। जब सेलिंग प्राइस हमारा वेरिएबल कॉस्ट के इक्वल हो जाता है ना, तब हम वहां पर उसको फिक्स कर सकते हैं। डिमांड तो हमारी है नहीं, हम बचना चाहते हैं, मार्केट को खोना भी नहीं चाहते, तो हम कम से कम देखेंगे कि हमारी वेरिएबल कॉस्ट तो कम से कम हम निकाल लें, तो हम सेलिंग प्राइस वही डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा एक पॉइंट होता है। Which of the following is not an economic activity? हमको बताना कि इसमें से हमारी कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। प्रोडक्शन, सोशल सर्विस, प्रोफेशनल या ट्रेडिंग इन गुड्स? यस, कुछ एक्टिविटी हमारी इकोनॉमिक होती है, कुछ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, तो हमारा ये
सोशल सर्विस करना, समाज की सेवा करना हमारी एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। आगे देखिए, ऑयल रिफाइनरी एंड द शुगर मिल्स आर क्लासिफाइड अंडर विच इंडस्ट्री। जो ऑयल रिफाइनरी या शुगर मिल्स होती है उसको हम किस इंडस्ट्रीज के अंडर में क्लासिफाई कर सकते हैं? सेकेंडरी, प्राइमरी, टेरिटरी या नन ऑफ द अबव? यस, सेकेंडरी में। क्योंकि सेकेंडरी के अंदर ये होता है ना कि हम रॉ मटेरियल से, कच्चे माल से कुछ आगे कुछ रेडी करते हैं, है ना। कच्चे माल को हम अदरवाइज आगे और कन्वर्ट करते हैं। आगे है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन द प्रेजेंटेशन ऑफ द यूनियन बजट टू द पार्लियामेंट। संसद को केंद्रीय बजट तैयार करने और उसे प्रस्तुत करने के लिए इनमें से कौन उत्तरदायी होता है? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू या डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर या डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज या डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर? यस, एग्जैक्टली, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स बी ही होगा ना। फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर 5 मंत्रालय शामिल होते हैं। आगे जो 5 डिपार्टमेंट होते हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री में 5 डिपार्टमेंट होते हैं, जिसमें से एक आर्थिक मामलों का विभाग भी होता है। The present population of this town is 28,000. The increase it's at the rate of the 5% per annum. What will be the its population after the 2 years? ये क्वेश्चन आपने बताना है। किसी टाउन की पॉपुलेशन 28,000 है, हर साल 5% पर एनम का इंक्रीज हो रहा है, तो आपको बताना है कि 2 साल के बाद उसकी पॉपुलेशन क्या होगी। मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, सोल्व कर सकते हो। बताओ जल्दी से। जल्दी से सोल्व करो। ठीक है, मैंने भी अभी जल्दी से कैलकुलेट करके देखा है मोबाइल में, तो डेफिनेटली हमारा आंसर सी होने वाला है 30,870। बट आप में से कुछ बच्चे कह रहे हैं ए, बी, कोई सी, कोई डी। तो 28,000 है, पहले साल जब आप ऐड करोगे 5% तो 1,400 रुपये ऐड होके ये बन जाएगा 29,400 रुपये। ठीक है, 29,400 के अंदर 5% और ऐड कर देना, तो 5% और ऐड कर दोगे तो हमारे पास आंसर ये आ जाएगा 30,870।
तो 2 साल के बाद बताना है ना। दो साल के बाद बताना है ना, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट डज नॉट अप्लाई टू। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब अप्लाई नहीं होता, कहाँ पे अप्लाई नहीं होता? LIC पे, पब्लिक सेक्टर बैंक के, मैन्युफैक्चरर के ऊपर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल। ये क्वेश्चन हमारा पहले भी आया था, तो डेफिनेटली हमारा गवर्नमेंट हॉस्पिटल इसका आंसर है। ठीक है, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 आया था, वो कंज्यूमर की शिकायतों को दूर करने के लिए था, है ना। अभी तो नया एक्ट भी आ गया है 2019। द लेगिस्लेशन डीलिंग विद द ब्लैक मनीज, काले धन से संबंधित विधान कौन सा है? फेमा, मनी लॉन्ड्रिंग, या बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द दीज? क्या लगता है आपको? यस, यस दोनों है। ठीक है, फेमा भी है, मनी लॉन्ड्रिंग भी है। ठीक है, फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 29 दिसंबर 1999 को संसद में पास हुआ था, एक एक्ट के द्वारा, एक अधिनियम, है ना। और एक मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है 2002, ये भी पास हुआ था, और जो हमने एक्टिवेट किया है 1 जुलाई 2005 से। ठीक है, पहले फेरा था, फिर फेमा। आगे देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू कंसर्निंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेशन में कौन सी स्टेटमेंट हमारी ट्रू नहीं है? डिविडेंड पेड, ऑपरेटिंग एक्टिविटी; रेंट पेड, ऑपरेटिंग एक्टिविटी; परचेज ऑफ मशीन, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी; ब्रोकरेज पेड, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो इन चारों में से बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट हमारी सही नहीं है कैश फ्लो स्टेटमेंट के रिगार्डिंग में। क्वेश्चन बहुत इजी है, तो देख सकते हैं, बताओ। यस, डिविडेंड पे करना ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नहीं आता। ठीक है, याद है ना, ये हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लेके जाते हैं, तो हमको गलत वाला बताना था। आगे देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज आर इंक्लूडेड इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट? 1 मिनट होल्ड करना। अब देखो ध्यान से। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज आर इंक्लूड इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट, किसको हम लेके चलेंगे? 10,000 इक्विटी शेयर और 10 रुपीज ईच इशू टू सप्लायर द मशीन 500, या 12% डिबेंचर ऑफ द रेट 100 इज कन्वर्टेड इन द इक्विटी शेयर द इक्वल अमाउंट। सेकेंड है डिविडेंड रिसीव्ड ऑन द शेयर्स 2300। तो इस दोनों स्टेटमेंट से बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर हम इंक्लूड कर सकते हैं। दोनों कर सकते हैं, एक कर सकते हैं, दोनों में से कोई नहीं, व्हाटएवर, जो भी आंसर से बताओ। यस, सिर्फ इसी को, सेकंड वाला ऑप्शन, सेकंड वाले ऑप्शन को हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में ले सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर कौन सा हो गया? ए। ठीक है, क्योंकि जहां पे हमारा कैश पे इफेक्ट पड़ रहा है या बैंक बैलेंस पे इफेक्ट पड़ रहा है, तो डेफिनेटली हम उसको कैश फ्लो स्टेटमेंट में लेकर चलने वाले हैं। बट फर्स्ट स्टेटमेंट का हमारे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, कैश का कोई लेन देन नहीं हुआ है, सिर्फ कन्वर्जन हुई है। Which of the following statement is are the true about the objectives of the ratio analysis?
हमको बताना है कि रेशियो एनालिसिस से रिलेशन में कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। इट हेल्प्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, या इट हेल्प्स इन द लोकेटिंग वीक पॉइंट ऑफ द फर्म, या इट हेल्प्स इन द इंटर फर्म कंपैरिजन, बताना है। इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट हमारी ट्रू है रेशियो एनालिसिस के ऑब्जेक्टिव्स को लेकर, तीनों की तीनों, दो या एक। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है आंसर के, बताओ। यस, तीनों के तीनों ही है ना। वीक पॉइंट भी पता चलता है, फर्म का कंपैरिजन भी होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस भी होता है, तो डेफिनेटली हमारा आंसर ये है बी, 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट देखते हैं, Which of the following assets are considered as the quick asset? इसमें से कौन सी एसेट्स को हम क्विक एसेट्स के अंदर काउंट करते हैं? क्लोजिंग, प्रीपेड एक्सपेंसेस, कैश इन हैंड, मार्केटेबल सिक्योरिटीज या डेटर्स। डेटर्स का भी ध्यान रखना, कौन से डेटर्स दिए हुए हैं आफ्टर डिडक्शन द प्रोविजन। तो इसमें से हमको बताना है कि हमारी कौन कौन सी क्विक एसेट्स में आने वाली हैं। चारों, 3, 2, 1, पांचों की पांचों कौन कौन सी आने वाली है, देखो क्विक एसेट्स में। यस, कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस होता है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज होती हैं, तो ये सारी हमारी आने वाली है क्विक एसेट्स में। क्योंकि लिक्विड एसेट्स तो करंट एसेट्स में यही डिफरेंस होता है ना। तो करंट एसेट्स में से अगर हम प्रीपेड एक्सपेंसेस और क्लोजिंग स्टॉक को हटा देते हैं तो बाकी की जो एसेट्स होती है वो क्विक एसेट्स ही होती है। तो तीनों की तीनों आइटम हमारी क्विक एसेट्स में ही है। ओके, एक्टिविटी रेशियो में क्या इंक्लूड होता है? स्टॉक टर्नओवर रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, डेटर टर्नओवर रेशियो या क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, आपको क्या लगता है? एक्टिविटी रेशियो में क्या इंक्लूड होता है? एक्टिविटी रेशियो सबने स्टडी किए हुए हैं ना? यस, एक्टिविटी रेशियो में स्टॉक टर्नओवर रेशियो तो आता ही है, डेटर टर्नओवर रेशियो भी आता है, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो भी आता है, तो डेफिनेटली हमारा ये तो नहीं आता है ना। ठीक है, बाकी 3 तो आते ही हैं।